पहला क्वेश्चन क्या बना है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य दोस्तों आपसे भी से पूछा गया कौन सा है। चावल उत्पादक राज्य बताओ दोस्तों कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए आप सभी लोग, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 पर है उत्पादन में। ठीक है, भारत में। पश्चिम बंगाल की दोस्तों राजधानी आपसे भी पूछ लिया जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, भी देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अभी यहाँ पर मैंने पूछा था चावल उत्पादन, तो पश्चिम बंगाल था। ठीक है, आप पूछा यहाँ पर भारत में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन, सोने का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है पूछा जा रहा है आपसे, इसे बताओ आप लोग। केरल, कर्नाटक और यहाँ पर महाराष्ट्र और पंजाब। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के दोस्तों यहाँ पर राजधानी क्या है, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक में दोस्तों अभी सीएम हाल ही में कौन बने हैं, सिद्धारमैया बने हैं। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस सरकार यहाँ पर जीती है, 135 सीटें जीती है। ठीक है दोस्तों, और बीजेपी के यहाँ पर 65 सीटें लगभग मिली हैं। ठीक, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पर डीके शिव कुमार जो है दोस्तों यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, ये भी आपसे लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाएगा डीके शिव कुमार बताइए कौन है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो डीके शिव कुमार क्लिक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है, गिन लेना। पूरे 25 क्वेश्चन है यहाँ पर जीके के। ठीक है, 25 ही रहेंगे। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा दोस्तों, भास्कर, वरुण, अग्नि या फिर आपका आर्यभट्ट। दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट है, याद रखिएगा। ठीक, कौन सा है, आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है, याद रखेंगे, डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है, सहारा, लीबियन रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है, बताइए फटाफट आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सहारा है, सहारा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है। दोस्तों यहाँ पर 6 या फिर 7 मॉक टेस्ट आएंगे, 7 प्रैक्टिस सेट आएंगे, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 700 प्रश्न आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट में जरूर जुड़े रहिएगा। तो क्या क्वेश्चन आना है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है दोस्तों, पूछा गया आपसे से। तो उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर आपका राष्ट्रपति। दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर दोस्तों इसका किसके साथ जा रहा है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है, या फिर पूछ लिया जाएगा तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ही होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, बिहार, कर्नाटक, पंजाब या फिर हरियाणा, बताइए फटाफट। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, पंजाब राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब राज्य में है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, केरल, बताइए फटाफट। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, केरल, केरल में होता है, याद रखिए। केरल की राजधानी आप सभी लोग क्लिक करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, केरल की राजधानी दोस्तों क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लिंग अनुपात में सबसे अधिक यहाँ पर ही है। ठीक है, लिंगानुपात जो है सबसे अधिक केरल में ही, याद रखिए। साक्षरता दर भी दोस्तों यहाँ पर केरल में ही है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तभी बता दे रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे, कौन से नंबर के दोस्तों राष्ट्रपति बने थे, ये तो पता है सभी को, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों ये एक ऐसे थे जो राजनीति से इनका कोई भी संबंध नहीं था, ये दोस्तों वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। सभी को पता है वैज्ञानिक थे। यहाँ पर पूछ लिया जाता है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका यहाँ पर
जिनका राजनीति से कोई भी बैकग्राउंड नहीं था या फिर राजनीति से वो संबंधित नहीं थे, तो दोस्तों वो एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे पूछा जाएगा, तो क्या क्लिक करोगे दोस्तों? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर चना किस फसल के अंतर्गत आता है? दलहन, तिलहन, खरीफ फसल या फिर रेशेदार फसल? चना किस फसल के अंतर्गत आता है दोस्तों? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, दलहन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। दलहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे दलहन। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? दलहन के। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूएनओ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी पूछ लिया जाएगा, तो क्या क्लिक करोगे? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लो, 1945 या फिर आपका 1948 या फिर आपका 1950 या फिर 1952। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी पूछा जाएगा, क्या क्लिक करोगे? दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर, डेट भी पूछ लेगा कभी कभी, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी कभी स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य कितने कितने होते हैं। टोटल यहाँ पर सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और यहाँ पर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये भी आप सभी को याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तभी बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है, पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? अशोक कुमार, सत्यजीत रे, देविका रानी या फिर पृथ्वीराज कपूर? बताइएगा फटाफट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? सी करेक्ट है, देविका रानी थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देविका रानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, निशानदेता या फिर रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? निशानदेता भी पूछ लेगा कभी कभी, रतौंधी नहीं देगा, निशानदेता ही लिख देगा, ठीक है। तो क्या क्लिक करोगे? निशानदेता किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? बताइएगा फटाफट आप सभी लोग, निशानदेता किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है निशानदेता, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा, निशानदेता विटामिन ए की कमी के कारण होती है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र मतलब कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रतौंधी का विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन सी का दोस्तों कैल्सीफिरॉल होता है। विटामिन बी का बेरीबेरी होता है, ठीक है। ये सभी याद रखना आप सभी को। और विटामिन डी का क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का क्या होता है? कैल्सीफिरॉल होता है, और विटामिन बी का बेरीबेरी होता है। विटामिन डी का आप सभी लोग कमेंट करके बताओ विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर था क्या? ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, इसका ए राइट है। ध्यान से देखिए दोस्तों, निशानदेता या फिर रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? पूछा गया आप सभी से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। कभी कभी रतौंधी नहीं देगा, खाली निशानदेता देगा, तो क्या क्लिक करोगे? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, निशानदेता या फिर रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है बेरीबेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए, निकट की वस्तु नहीं देखने पर हुई दोष को क्या कहते हैं? निकट की वस्तु जब ना दिखाई दे, उसमें कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए फटाफट आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट की वस्तु जब साफ नहीं दिखती हो, नहीं दिख रही हो, तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है, उससे याद रखिएगा आप सभी लोग। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, याद रखिएगा।
भूकंप किससे मापा जाता है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे, भूकंप किससे मापा जाता है, बताओ फटाफट आप सभी लोग, भूकंप किससे मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप, याद रखिएगा, भूकंप सीस्मोग्राफ से मापते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक। लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है, पूछा जा रहा है आप सभी से। लोहा, पारा, चांदी या फिर तांबा, बताइए फटाफट यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है पूछा जा रहा है, क्या क्लिक करोगे दोस्तों। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, पारे का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार, याद रखिएगा, ठीक है, पारे का प्रमुख अयस्क होता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कभी कभी क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होता है, तो चांदी में होती है सबसे अधिक विद्युत चालकता, ठीक है, याद रखिएगा। पालक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, लोहा पाया जाता है, ये भी आपसे लोग याद रखिएगा। देखिए पौधे श्वसन करते हैं पत्तियों द्वारा, शाखा द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, सभी को पता होना चाहिए। पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं, पौधे जो होते हैं पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आर्गन, बताइए फटाफट। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन, बताइए फटाफट। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, हीलियम गैस भरी होती है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है दोस्तों, हीलियम होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, सीन, टेम्स, डेन्यूब, गंगा। दोस्तों बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप सभी के पेपर में, बताओ फटाफट यहाँ पर। पेरिस किस नदी के दोस्तों यहाँ पर किनारे स्थित है, दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, याद रखिएगा, सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, बताइए फटाफट आप सभी लोग। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 500 सेकेंड में। 500 सेकेंड को जैसे ही मिनट में चेंज करोगे 8 मिनट 3 सेकेंड आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है निकटतम तारे पृथ्वी का प्रकाश, पृथ्वी पर प्रकाश, तारे का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों, 500 सेकेंड का समय लगता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछ लिया जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश जो दोस्तों होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछा जा सकता है, आप सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताओ आप सभी लोग। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। निकटतम तारा कौन है, सबसे पहले जान लो, पृथ्वी का निकटतम तारा दोस्तों सूर्य है, ठीक है। सूर्य एकमात्र तारा है, वो भी पृथ्वी का निकटतम तारा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है वहां पर जो सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड लगता है, यानी कि 8.3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। और जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, चंद्रमा का प्रकाश, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा दोस्तों, इसको 1.3 सेकेंड का समय लगता है, 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, बताइए फटाफट, किस रूप में मनाते हैं, शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम, अब्दुल नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है, बताओ आप लोग, जिसको पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में आप सभी के, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बहुत बार पढ़ा भी चुका हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा को होमी जहांगीर भाभा है, ठीक है। सतीश धवन को, सीवी रमन को, या फिर एस एस भटनागर? बताइए फटाफट आप सभी लोग। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, होमी जहांगीर भाभा को जानते हैं यहाँ पर। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा, ठीक। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, हरारे किस देश की राजधानी है? तंजानिया, जाम्बिया, केन्या या फिर जिम्बाब्वे? बताइए फटाफट, हरारे किस देश की राजधानी है? दोस्तों इसका करेक्ट है, इसका क्या करेक्ट है? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा डी करेक्ट है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। किस देश की राजधानी? जिम्बाब्वे की। यानी पूछ लिया जाएगा आपसे कि जिम्बाब्वे देश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा हरारे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर राजधानी दे रखी, देश पूछा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? यहाँ पर यकृत, यानी कि जिसको लीवर बोलते हैं, या फिर जिगर भी बोल सकते हो, ठीक है। लीवर भी बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं। वृक यानी किडनी भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, अग्नाशय या फिर जठर रस। तो क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? जिगर, ठीक है, जिसको यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा आंध्र प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र, कृष्णा कर्नाटक, गोदावरी गुजरात। मतलब कि जो कृष्णा नदी है, दो राज्यों में यहाँ पर अभी दिखाया गया है, एक आंध्र प्रदेश, एक कर्नाटक। दोस्तों बताओ आपसे लोग, कृष्णा नदी पर ही है, थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर ही है, तो बट यहाँ पर बताओ कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है? दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? बांध जो बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध, ये दोस्तों कृष्णा नदी पर, वो भी आंध्र प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। वर्ष 2023 में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2023 में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? बताओ फटाफट, आप सभी से पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, भारत, ठीक है। इंडिया यानी अपना देश भारत करेगा मेजबानी, याद रखिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर जीके के। फिर इसके बाद में आप सभी के लिए मैथ पढ़ाई जाएगी, चलिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर मैथ आ गए, 25 नंबर के यहाँ पर मैथ रहेगी। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन मैथ का रहने वाला है। एक घना आकृति बॉक्स के एक पार्श्व की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा? दोस्तों इसका आयतन है कितना है? 32 सेंटीमीटर है, या फिर आपका 512 सेंटीमीटर, या 256, या फिर 24 सेंटीमीटर। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड दिए, इसीलिए नंबर नहीं मिलेंगे आप सभी लोगों को इसमें, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, ऐसे नहीं है, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए जो स्टार्टिंग से अच्छे क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहे हो। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है? घना आकृति का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, याद रखिएगा। घना आकृति का फार्मूला दोस्तों होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है, याद रखिए। थोड़ा मैनेज करिएगा, थोड़ा। भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? भुजा कितनी दे रखी है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 8 का क्यूब सिंपली कर दो, 8 का क्यूब सिंपली कर दो, करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 8 का क्यूब जैसे ही करोगे 8 × 64 से 512, सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ईजी, खाली आप सभी को ये फंडा पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आयतन का फंडा क्या होता है दोस्तों? भुजा क्यूब होता है, ठीक है। घना आकृति का आयतन क्या होता है? घना आकृति का आयतन जब भी आए तो भुजा क्यूब लगाइएगा। तो जितनी भी यहाँ पर लंबाई दे रखी हो 8 सेंटीमीटर दे रखी, तो यहाँ पर 8 का क्यूब कर देंगे, 8 × 64, 8 512 हो जाएगा, सिंपल है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखिएगा। किसी वृत्ताकार पार्क का व्यास दोस्तों यहाँ पर कितना है? किसी वृत्ताकार पार्क का व्यास दोस्तों यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। इसका दोस्तों क्षेत्रफल आप सभी से पूछा गया है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों सिंपल सा फार्मूला बताइएगा। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर होता है, ठीक। वृत्ताकार पार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। आर यानी कि त्रिज्या दे रखी। व्यास दोस्तों कितना है, व्यास यहाँ पर कितना है, व्यास दोस्तों यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, देखिए कोई भी जैसे देखिएगा यहाँ पर वर्ताकार ये है, ठीक है, सर्कल है, इसका व्यास जो होता है पूरा होता है, ठीक। अब इसकी त्रिज्या दोस्तों आधी होती है, यानी कि व्यास जो दे रखा है 14 दे रखा है, पूरी त्रिज्या दे रखा है व्यास 14 है, तो इसकी त्रिज्या आधी होगी यानी कि 7 होगी, याद रखिएगा, ठीक। त्रिज्या 7 होगी, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 दो बार है, ठीक, पाई आर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर आ गया है, 154 वर्ग मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, खाली आप सभी को सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। किसी वृत्ताकार पार्क का व्यास है 14 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पूछा गया है। तो व्यास का आधी त्रिज्या होती है, हमेशा याद रखिए, व्यास का दोगुना और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है वृत्त का मतलब कि वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल से इसका लगा दो कि आंसर निकल कर आ जाएगा, 154 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, देख लेना, ठीक है दोस्तों। किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी, 70 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, या फिर आपका 350 सेंटीमीटर, या फिर 220 सेंटीमीटर। बताइएगा फटाफट यहाँ पर दोस्तों। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर 35 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। सिंपल सा लगाइएगा आप सभी लोग, 2 पाई आर, ठीक। तो 2 × पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है, रेडियस 35 सेंटीमीटर। काट दो इसको, 22 का फार्मूला ये होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, याद रखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बने तो 2 पाई आर वाला फार्मूला क्लिक करिएगा, लगाइएगा। 7 × 35 हो जाएगा और 22 पंचे होता है 110, 110 22 पंचे होता है 110, 110 दूना 220, 220 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को खाली सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। इसका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो। 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी, ठीक है। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु पूछी गई आप सभी से। सिंपल है, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य। संख्या इंटू औसत बराबर कुल से कर लीजिएगा, मैंने बहुत बार बताया, प्रीवियस वीडियो देखोगे पता चल जाएगा, ठीक है। 5 सदस्यों का यहाँ पर क्या है, औसत आयु यहाँ पर 17 वर्ष है। यहाँ पर संख्या लगाइए, संख्या इंटू औसत बराबर कुल, ऐसे करिए, ठीक। सिंपल सा लिख लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा। यहाँ पर संख्या लिखिएगा, इंटू औसत लिखिएगा, बराबर में कुल लिखिएगा, ठीक। तो 5 संख्या का मतलब 5 सदस्य हैं, तो 5 संख्या लिख दिया। 3 वर्ष पहले औसत आयु यहाँ पर कितनी है, 17 वर्ष है, तो औसत के सामने 17 वर्ष लिखेंगे। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा जैसे गुणाएंगे 17 × 85 आ जाएगा, इसका गुणा करने पे, ठीक, 85 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला सर, 3 वर्ष पहले, ठीक। 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु दोस्तों 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी, तो 3 वर्ष पहले थी, एक एक सभी में बढ़ जाएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 लोग हैं, 3 3 सभी में बढ़ा दो, 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 13 15, ठीक है। तो 5 और बढ़ जाएगा इसमें, याद रखिएगा। तो 85 और 15 कितना होता है दोस्तों, 100 होता है, ठीक। 85 और 15 100 होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। एक बच्चे का जन्म होने के बाद, यानी 5 लोग थे, अब हो गए एक और 6 लोग हो गए। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अभी भी वर्तमान आयु उतनी ही है, यानी 17 वर्ष है औसत आयु, अभी भी परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। तो 17 छंगा दोस्तों कितना होता है, 17 छंगा होता है आपका 102 होता है, ठीक। अब 100 से 102 जाएगा, घट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, और इधर घटेगा 1, 1 बराबर 2 के ही, ठीक। 2 वर्ष आ जाएगी बच्चे की उम्र, याद रखिएगा। 2 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला दोस्तों इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। इसी तरीके से ध्यान से करोगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है।
एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री हैं। चतुर्थ कोण है, चतुर्थ कोण बताइएगा 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, ध्यान से बताइएगा आप सभी लोग। एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः कितना है? 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री। चतुर्थ कोण पूछा जा रहा है आप सभी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चतुर्थ कोण बताओ फटाफट आप सभी लोग। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, याद रखिए, याद रखिएगा आप सभी लोग। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 होता है। यहाँ पर तीन कोण दे रखे हैं, चौथा कोण पूछा गया है, तो सिंपल सा 100 और 48 हो जाएगा 148, 148 और 92 कितना होता है दोस्तों? 8 2 10 के 0, हासिल लगा 1, 9 4 13, 14 के 4, 1 1 2, 240। बचा कितना? इसका अंतर देखोगे 360 से जैसे 240 घटाओगे शायद 120 आएगा। 0, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 120 डिग्री दोस्तों यहाँ पर सिंपली आ चुका है। ठीक है, 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन लिए ऐसे ही प्रश्न में आपके पेपर में आएंगे, देख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो प्रश्न आता है ये प्रश्न देख के बच्चे छोड़ देते, छोड़ना नहीं, आप सभी को याद रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को सिंपल सा देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर कॉमन देखिएगा, 873 है, 1 2 अंक के बाद दशमलव, 873 यानी कि 8.73 प्लस है, फिर यहाँ पर 4.27, 4.27, 4.27। ऐसे ही आए, जब भी यहाँ पर ऐसे देखे 3 का पेयर जब भी बनना हो तो क्या करेंगे, नीचे वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, 3 का जब भी पेयर बनना हो तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर प्लस हो तो जोड़ देंगे, माइनस हो तो घटा देंगे। यहाँ पर प्लस है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दोस्तों प्लस। ठीक, यहाँ पर है प्लस तो जोड़ देंगे, एक ही संख्या को जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ दो। 7 3 10 का आ गया 0, हासिल लगा 1, 7 2 9 1, हासिल वाला 10 के 0, हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया मैंने, बच गया मेरा 13। ठीक है, 13 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो उसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में कितने आदमी बना सकेंगे? सिंपल सा तरीका, इसको किस तरीके से करेंगे। 36 आदमी है और 140 दिन में 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में, तो 36 आदमी 140 मीटर। काम इधर का उधर हो जाता है, मिश्र समानुपात का प्रश्न याद रखिएगा। ठीक, 140 मीटर लंबी दीवार है। ठीक, तो इधर का उधर पहले ही कर लेते हैं। 140 मीटर लंबी दीवार है तो इधर 100 मीटर लंबी दीवार है तो 100 इधर लिख लेंगे, सिंपल है। बार बार से इधर उधर करने से अच्छा एक बार ही कर लो। ठीक है, इधर 21 कर देंगे, फिर इधर कितना है, कितने आदमी पता नहीं है। 100 मीटर था, इधर 140 था, तो 140 इधर आ गया है, इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? 18 दिन में। अब काट दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 7 से काटिए, 7 2 14 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, और 6 2 12, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 36, 1 0 ये है। ठीक है, 30 आ गया यहाँ पर। ठीक है, कितना आ गया? 30 आदमी। 30 आदमी इसका करेक्ट आंसर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। 30 आदमी उसको बना लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में 30 आदमी बना लेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। दो संख्याओं का गुणनफल 2500, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, करने की कोशिश करें। अच्छा, आप लोग कैसे करेंगे हम देख रहे हैं थोड़ा। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है आप सभी को। देखिएगा 4 गुनी पूछा जा रहा है, 4 गुनी यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी। ये तो 4 गुनी है नहीं, तो 25 गुनी है। ये तो 1 गुना है, ये आपका दशमलव में जो कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, ये है 25 चौको 100, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। पेपर में आप सभी को थोड़ा दिमाग से करना है, ये नहीं निकालने लगना कि हाँ ये 4 गुनी निकालें फिर इसके बराबर करें, 4 1 5 5 25। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 800 रुपए का 3 वर्ष के लिए वार्षिक 6% की दर का ब्याज क्या होगा दोस्तों? बताइए फटाफट।
₹800 का 3 वर्ष के लिए वार्षिक 6% की दर से ब्याज क्या होगा? ₹24, ₹140, ₹120, ₹18। बताइए फटाफट आप सभी लोग। तो सिंपल सा साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो सभी को पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन कितना है? 800 दे रखा है, दर कितना 6 है, समय कितना 3 वर्ष है, नीचे में 100 लिख देंगे। ठीक है, ब्याज ही पूछा गया, ब्याज ही निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 18 8 144 होता है, 144 इसका बी में दे रखा है। मिश्रधन पूछता तो इसमें 800 जोड़ देते, 801 900 944 हो जाता जब। ठीक है, याद रखिए, मूलधन ब्याज पूछा तो 144 का ब्याज हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई मूलधन दोगुना हो जाएगा? दोगुना का मतलब क्या होता है? 100 माइनस 1 दोगुना, सॉरी दोगुना बोला तो 2 माइनस 1 इंटू 100 बटे में 4%, बस करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरीके से करिएगा, बहुत बार मैंने ऐसे प्रश्न कराए भी हैं। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, 100 में 1 से गुणा करेंगे 100 ही रहेगा, 4 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 25 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है, याद रखिएगा। ये शॉर्टकट तरीके से सभी क्वेश्चन करा रहे हैं, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं, ज्यादा लेंदी करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। इसका जैसे कि n माइनस 1 इंटू 100 अपान में t। ठीक, ऐसे करना है आप सभी को। टाइम पूछे तो t, ठीक है, दर पूछे तो यहाँ पर r लिख देंगे। ठीक है, नीचे और वहां पर ऊपर t हो जाएगा, याद रखिएगा। ये चीज आप सभी को चेंजमेंट करना है, नहीं करोगे तब भी आ जाएगा करेक्ट आंसर। 25 वर्ष था उसका। ठीक है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो आप सभी को करना है, आप सभी को लोग करके पता, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं थोड़ा बेसिक इसका फंडा बता दे रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, ए को बी को मिलने वाले रुपए का, ABC हैं, 3 लोग हैं, ABC, बी को मिलने वाले रुपए का, बी का है 3, यहाँ पर बी का 3 तो ए का हो जाएगा 2। अब सी को मिलने वाले रुपए का, सी का है यहाँ पर 4, सी का दोस्तों 4 है, और यहाँ पर बी का है 1। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 तो है 12, 2 3 12 आ गया। ए बी सी का मान आ गया 2 3 12, ए बी सी का मान आ गया 2 3 12। ठीक है, 12 3 15 2 17, 17 बराबर 510 के है, 17 त्याएं 51, 30 आ गया, 30 दूना 60, 30 त्या 90 और 360, 60 90 360। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला इसका दोस्तों करेक्ट आंसर मैंने निकाल ही दिया। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा? तो 2r होता है इसका, याद रखिएगा। 2 बार इसको घटा देंगे, 100 में से 10% जाएगा, कितना बचेगा? 90% बचेगा। ठीक है, तो 90 इंटू 90 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे वाले कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81 होता है। 81 में जैसे ही 100 जाएगा बचेगा कितना दोस्तों? 19 बचेगा, 19% बचेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम ने 60,000 में एक बाइक खरीदी, उसने 10,000 नगद भुगतान किया, शेष राशि 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज का भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में वह कितना धन अधिक भुगतान करना पड़ा उसको? तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पर 60,000 रुपये की बाइक खरीदी उसने, 10,000 रुपये पहले देती है, बचा कितना उसका? 50,000 बचा है, 50,000 उसको पे करने हैं। ठीक है, $50,000 ये, ठीक है, 4 जीरो है। ठीक है, 50,000 2 वर्ष के लिए, दर कितनी है दोस्तों? 15% है, समय 100, मतलब कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई 60,000 में से 10,000 उसने पहले दे दी, बचे 50,000, 50,000 का निकाल दें यहाँ पर 15% 2 वर्ष के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक, 15 दूनी 30, 30 इंटू 500 जैसे ही करोगे कितना हो जाएगा? 5 है 15, 000, 15 3 जीरो किसमें दोस्तों? 15,000, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 15 000 की 15,000, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है, चलिए इसको करेगा।
एक पानी के टैंक की क्षमता 18 बाल्टी पानी है, ठीक है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। प्रत्येक बाल्टी में कितना आता है दोस्तों? 9 लीटर पानी आता है, ठीक है ना। यदि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर हो तो उसी टैंक को भरने में कितनी भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टियां चाहिए? तो सिंपल है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा 18 बाल्टी, टैंक की क्षमता कितनी दोस्तों? 18 बाल्टी है, ठीक। 9 लीटर पानी आता है प्रत्येक बाल्टी में, तो 18 × 9 कर देंगे। पेन सही काम नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ पा रही, ठीक दोस्तों। क्षमता पर देखिएगा लिख नहीं सही पा रहा है, राइटिंग मतलब लिख नहीं पा रहा सही, ठीक है। 13.5 × x कितने लीटर पानी आएगा ये पूछा गया, तो इंटू x कर देंगे। दशमलव हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। 15 से काट दो, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 8 115, 9 135, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, x बराबर 12 आ गया। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए, माता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी, माता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात माता की आयु अपने बेटे की आयु बेटे की आयु की 2 गुनी। माता की वर्तमान आयु पूछी गई कितने वर्ष है? माता की वर्तमान आयु दोस्तों पूछी गई कितने वर्ष है, ठीक है। 3 गुनी है माता, मदर्स एंड डॉटर, सन, बेटा है तो सन, ठीक, कुछ भी बना दो। और 3 गुनी यानी कि 3 1 है, ये वर्तमान है, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी है? 3 है। 15 वर्ष पश्चात कितनी है? यहाँ पर 2 गुनी, 2 और 1। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखा करो, 2 तरीके से करते हैं, पीपीएफ से भी कर लेते हैं। दूसरा तरीका देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसका अंतर सेम करो। यहाँ पर अंतर है 2 का, नीचे अंतर है 1 का, तो यहाँ पर ऊपर वाले अंतर से नीचे वाले से गुणा कर दो। इधर ऊपर कितने का अंतर है? 2 का है, तो इधर 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर ये 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक। ये अनुपात आ गया और ये अनुपात है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है वो? 15 वर्ष पश्चात। यहाँ पर कितने वर्ष पश्चात है? 1 वर्ष है। 1 बराबर 15 की, यहाँ पर भी 1 है, अंतर 1 का है ना। 1 बराबर 15 के हो जाएगा। पूछिए माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु ये है 3, ठीक। 15 × 3 बराबर 45 के हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पूछता वर्तमान पूछा है, अब पूछ लेते हैं यहाँ पर 15 वर्ष बाद पूछ लेता है, तो 4 से गुणा करते थे, 15 चौको 60 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछ लेते हैं यहाँ पर बेटे की आयु, बेटे की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, और 15 वर्ष बाद पूछ लेता तो 15 दूनी 30 वर्ष हो जाती है। सिंपल सा यहाँ पर 45 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा बी करेक्ट है। इसको दूसरे तरीके से मैंने बताया इस बार, ठीक है। इसका दूसरा भी होता है, देखिएगा दूसरा बताते रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, देखिएगा पीपीएफ लगता है, पीपीएफ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये हो जाएंगी माता जी, ये हो जाएगा उसका बेटा, माता जी का बेटा है ये, ठीक। तो कितनी वर्तमान आयु दोस्तों? कितनी? ये वर्तमान वाली होती है, ठीक है, ये बाद वाली होती है, ये पहले वाली होती है। तो 3 गुनी है माता की आयु, बेटे की आयु की 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष पश्चात यानी कि नीचे 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाएगी। इसका अंतर देखो सबसे पहले, यहाँ पर इसका अंतर कितने का है? 1 का है, तो 1 बराबर 15 के हो जाएगा, 1 बराबर 15 के हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 और 3 का अंतर 1 आ जाएगा, 1 बराबर 15 के हो जाएगा, तो 3 बराबर वर्तमान आयु है 15 था 45 आ गया। बेटे की पूछता 15 एकम 15, ठीक है। 15 और 45 का है, याद रखिएगा, 15 और 45। ऑप्शन नंबर इसका बी फिर से करेक्ट आंसर आ रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 6200 रुपए की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 91 रुपए बन जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि क्या हो जाएगी या फिर क्या बन जाएगी? सिंपल सा, सबसे पहले दर निकाल लो इसकी। दर तो मुझे पता नहीं है, दर निकालेंगे। सबसे पहले 6200 रुपये यहाँ पर मूलधन है, ठीक। मूलधन कितना है? 6200 है। ब्याज बढ़ कितना रहा है? सबसे पहले देखो यहाँ पर बढ़ कितना रहा है। यहाँ पर ये मिश्रधन है, ठीक है, इससे ये मूलधन है, मिश्रधन कितना ब्याज हो रहा है? 9176 है ये, और यहाँ पे 6200 घटा दो सिंपली, 6 7
11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 2976 दोस्तों ब्याज आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मूलधन कितना है, 2976 ब्याज है, याद रखने का 2976। मूलधन गुणा दर पता नहीं है, समय 4 वर्ष है, समय 4 वर्ष है, 2976 था, ठीक। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2976। अब यहाँ पर नीचे 100 लिखना था तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल ही हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 से इसको सबसे पहले काट लो, 4 सते 28, 1 बचा 4 चौको 16, 1 बचा 4 चौको 16। अब इसको दोस्तों 2 से काट लेंगे, 2 त्याई 6, 2 एकम 2, इधर भी 2 से काट लो, 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14 और 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक। अब 31 से काट दो इसको, 31 से कम 31, 31 दूना 62, 12% की दोस्तों दर निकल गई है, ठीक है। दर कितनी है, 12% है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, 3% बोल रहा हो, 3% यदि दर बढ़ा दी जाए तो 12 में 3% दर बढ़ा दो, 12 3 15 हो जाएगा। तो 6200 रुपये है दोस्तों यहाँ पर इसका मूलधन। दर कितनी है, 15% हो गई। समय कितना है, 4 वर्ष है, बटे में 100। अब पूछ रहा है कितनी राशि क्या बन जाएगी, यानी कि मिश्रण पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60, 62 इंटू 60 से गुणा जैसे ही करोगे, 6 दूनी 12 के 2, 6 36, 3720 आ जाएगा यहाँ पर इसका ब्याज। इसमें 6200 जोड़ देंगे, 6200 बटे 3720, 2 0 2 7 2 9 6 3 9, 99 20 दोस्तों किस ऑप्शन में, बी वाले में है। 99 20 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है अभी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। ए और बी में 832 रुपए को 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटिए। सबसे पहले इसका भिन्न खत्म कर दो, 1/3 1/5 है तो इसका एलसीएम ले लो नीचे, 5 है 15, 3 15, एलसीएम आ जाएगा 15, 15 से गुणा कर दो, इधर भी 15 से गुणा कर दो, 5 त्या 15, 3 15, 3 15, 5 3 आ जाएगा दोस्तों इसका। या फिर ऐसे कर सकते थे, 5 कम 5, 3 कम 3, इधर 5 आ जाता, इधर 3 आ जाता, ठीक है। फिर भी आ चुका है, ठीक है। 5 3 हो जाता है 8, 832 को काटो 8 से, 8 एकम 8 और 8 चौको 32, 104 आ गया। 104 आने के बाद क्या पूछा जा रहा है, तो इसका क्या क्या संख्या क्या हो जाएगी, 5 से इसको गुणा करेंगे, 100 पंचे 500 और 4 5 को 20, यानी कि 520 आ जाएगा। दूसरा करेंगे 100 त्या 300, 300 और 4 4 त्या 12, 312, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना के पूछा जा रहा है आपसे इसे। तो सबसे पहले जान लो, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बजाएगी, 6 36, 1 मिनट में दोस्तों यहाँ पर 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। तो 5 मिनट में कितने डिग्री की बनाएगी, 6 पंचे 30 डिग्री का, ठीक है, याद रखिएगा। 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आप सभी के पेपर में बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्रेड्समैन का एग्जाम है, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, 7 सेकेंड या फिर आपका 72 सेकेंड, 7.2 सेकेंड या फिर 70 सेकेंड। सबसे पहले आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मीटर में भी दे रखा, मीटर पर सेकेंड में ही लाना है मुझे आंसर, सेकेंड में आंसर ही पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल दो। सबसे पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, 2 से इधर काटेंगे आ जाएगा इधर 25, 2 से इधर काटेंगे 9, 25 पंचे 125 बटे 9 आ जाएगा, 125 बटे 9 आ जाएगा। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड आएगा ये, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर कितनी दे रखी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, लंबाई मतलब दूरी, ठीक है, 100 मीटर है, समय बराबर दूरी बटे चाल।
चाल कितनी है 125 बटे 9, 125 9 दोस्तों आ जाएगा ऊपर, ठीक है 9 ऊपर चला जाएगा तो 25 चौको 100 और 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 9 चौक 36 बटे 5 आ गया, 36 बटे 5, 5 सते 35, 36, 1 बटा 5 को क्या लिखेंगे दोस्तों 60 से गुणा करो 12 आ जाएगा, ठीक है 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड किसमें दे रखा है 7 मिनट 12 सेकेंड को क्या लिखेंगे दोस्तों 5 सते 35 और यहाँ पर तो 72 सेकेंड है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला ही होगा, ठीक है सी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है सी राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या बनना है 1864 में न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 1864 में न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह है पूर्ण वर्ग बन जाए। सॉरी 864 है, 864 को 6 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है 6 से गुणा कर दो। न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम, ठीक है सबसे छोटी यही है। 6 से गुणा कर दो, जब इससे ना होता तो 12 से करते, जब इससे ना होता तब 18 से करते, सबसे लास्ट में 864 से ही करते हैं, ठीक है। जिससे इसका गुणा करोगे 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 36 37 38, हासिल लगा 3, 8 संग 48, 3 51, 5100 दोस्तों आ गया यहाँ पर क्या 5184 आ गया दोस्तों। ये 72 का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा 72 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था इसका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए मध्यिका बताइए इसकी, मध्यिका क्या होगी दोस्तों इसका 5 3 6 9 11 19 और 1। इसकी मध्यिका दोस्तों, सबसे पहले मध्यिका क्या होता है, इसको आरोही क्रम में सजाना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आरोही क्रम में सजाओ तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 11, फिर 19, 11 1 सेकेंड 11 फिर 19 आ जाएगा, ठीक है। 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो। मध्यिका मतलब यही होता है, बीच वाली संख्या होती है, याद रखिएगा, ठीक है। बीच वाली संख्या होती है तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। जब भी यहाँ पर एक और संख्या होती है, मान लिया मैंने यहाँ पर एक संख्या और है, ठीक है 0 है। अब यहाँ पर कितनी कितनी संख्या हो गई, अब हो गई यहाँ पर कितनी हो गई 7 थी, अब 8 हो गई। तब यहाँ पर 3 3 हटा देंगे, 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से हटाएंगे, बची ये 9 6 15 बची, 15 का आधा कर देते 7.5, तब 7.5 आंसर होता है। हालांकि यहाँ पर विषम संख्या दी गई है तो यहाँ पर 6 आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, पाई चार्ट से सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बताओ प्लीज, ठीक, कुछ तो आप सभी लोग बताओ। निम्नलिखित चार्ट सिंपल है, दिखा चलो अभी मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित चार्ट XYZ कंपनी द्वारा पिछले 4 वर्षों में ऑटो पार्ट्स के उत्पादन को दिखाता है। 10 लाख में वो भी दिखा रहा है, ठीक है। पूछा जाए 2014 में XYZ ऑटो पार्ट्स 10 लाख में उत्पादन क्या है, 2014 में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, 2014 में है ये 2 है तो 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, सिंपल था, ठीक। आप लोग सोच रहे हो बहुत डिफिकल्ट बहुत कठिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों ऑप्शन से करते हैं। विसन ने एक निश्चित गति को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से तय की। यदि वह हर घंटे 3 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे और लेता है, ठीक है। 3 किलोमीटर यदि 3 किलोमीटर धीमी गति से चलाए तो 2 घंटे और समय लेता है। विसन की वास्तविक साइकिल की चलाने की गति क्या होगी। सबसे पहले इसको ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है 18 है, ठीक है, मुझे पता है, मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। देखिएगा चाल पूछी गई, चलाने की गति क्या, गति मतलब चाल, चाल बना होता है दूरी बटे समय। 180 बटे 18 कर देंगे, 18 दाम 180 आ गया। 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया, धीमी कर दिया, तो 180 था, नीचे कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, 18 चल रही थी, 3 घटा दो, इसमें से 15 बचेगा। अब आ जाएगा 15 एकम 15, 3 बचा, हो गया 30, 15 दूनी 30। अब क्या था 2 घंटे बढ़ जाता है, तो 2 घंटे बढ़ गया, पहले थी 10 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे लग रहे हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बी है, ठीक। ऑप्शन से ही चेक करके देखोगे, एक ऑप्शन से चेक करोगे तब भी ऑप्शन 2 में आ जाओगे। पहले से चेक करोगे, पहला नहीं निकला, दूसरे चेक करोगे, दूसरा निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए दोस्तों, सभी प्रश्नों में सूत्र लगाने और फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन है, ठीक है। ये हाई स्कूल इंटर के एग्जाम नहीं चल रहा है जो आप सभी को सूत्र लगाकर आप सभी को एग्जामिनर को सही से दिखाना है। यहाँ पर आंसर से मतलब होता है,
एग्जामिनर को आंसर से मतलब होता है अगर आपका आंसर सही टिक लगा हो तो आपको नौकरी मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से आप सभी लोगों को आंसर यहाँ पर इजीली तरीके से कम समय में निकालना होता है, याद रखिएगा। 3 घंटे नहीं मिलते हैं यहाँ पर, 2 ही घंटे मिलेंगे, किसी किसी में तो 90 मिनट ही मिलते हैं, ठीक है। यदि एक वस्तु को 13% की हानि पर और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपये प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 162 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे पहले 13% का हानि है, 14% का लाभ है। एक बार हानि हो एक बार लाभ हो तो दोनों जुड़ जाता है। 13 दूनी 26, 1 27, 27 बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 162 के, ठीक है। 27 बराबर आ जाएगा 162 के, तो 1 बराबर दोस्तों किसके आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 6 के, तो 100 बराबर आ जाएगा दोस्तों 600 के, ठीक है। 100 बराबर आ जाएगा 600 के, याद रखिएगा। 600 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, मगर आंसर आपको ही निकालना है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक शांत दशमलव है या फिर होगा। शांत दशमलव कौन सा होगा, जो पूरी संख्या दशमलव लगकर कट जाए, ठीक है। बाद में हर समय कटता ना रहे कि कट नहीं रहा, ब्रैकुलम ब्रैकेट या फिर मतलब कि जो ऊपर बार का निशान होता है वो लगाना पर, रिपीटेड जो होता है रिपीटेड नहीं होना चाहिए, कट जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, किसी तरीके से कट जाना चाहिए, याद रखो आप लोग, करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन है देखोगा, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करिए। रीजनिंग क्वेश्चन है, श्रेणी में अगली संख्या यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर 507 दे रखा है, 441 है, 365 है, यहाँ पर 279 है, 183 है, ठीक। तो इसमें से कुछ माइनस होता जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा जा रहा है क्या आएगा, ठीक। कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस करके देखेंगे हम लोग कितना माइनस हो रहा है। 66 माइनस करोगे तो यहाँ पर 441 आएगा। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर गाइस 76 माइनस करोगे 365 आ जाएगा। यहाँ पर गाइस कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर 86 माइनस करोगे, यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 86 माइनस हो रहा है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 96 माइनस हो रहा है। यहाँ पर 106 माइनस जैसे करेंगे 183 में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 183 में 106 माइनस करेंगे, 13 में 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचा 7, 77 बचेगा, ठीक। 77 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 10 माइनस करते जा रहे हैं। पहले 66 माइनस हुआ, ठीक, इससे 66 घटा 10, मतलब कि 10 का अंतर है यहाँ पर। देखो 66 माइनस 76 माइनस 86 माइनस 96 फिर माइनस 106, ठीक। तो 10 यहाँ पर सीरियल वाइज अंतर है यहाँ पर 10 का, और वैसे घट रहा है यहाँ पर 66 घटा 76 घटा 86 घटा 96 घटा 106 घटा, इस तरीके से यहाँ पर सीरीज चल रही है, ठीक है। श्रेणी वाले क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो फिलहाल इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। ट्रांसमिशन एक तरीके की ये दे रखा वर्ड, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा गया, फिर इसके बाद में आगे क्या लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 ये अक्षर हटा देंगे शुरुआत के, 3 अक्षर हटा देंगे लास्ट के, बचेगा NSMISS, ठीक। NSMISS वही यहाँ पर दे रखा है, NSMISS, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कहाँ से आ गया, RANSMISSION, यहाँ से देखो पहला अक्षर हटाया गया, दूसरा अक्षर हटाया गया, ये 2 अक्षर हटा दिए गए, तो यहाँ पर ये संख्या आ गई, ठीक। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, 3 अक्षर हटा देंगे, 3 ये हटाएंगे, 3 ये लास्ट वाले, 3 पहले वाले, ठीक। तो क्या आ जाएगा, SMIS आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये वाला है तो इसमें से पहली और लास्ट संख्या हटा देंगे, यहाँ पर R हटाएंगे, यहाँ पर O हटाएंगे, तो क्या बच जाएगा, ANSMISSI, ठीक। ANSMISSI। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका डी करेक्ट है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर दे रखा है डॉलर का मतलब दे रखा है 5, @ का मतलब दे रखा है 23, हज का मतलब 108 है, एंड का मतलब यहाँ पर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और एलॉस का मतलब यहाँ पर दे रखा है 6। तो यहाँ पर डॉलर का मतलब कितना दे रखा है, डॉलर गुणते हज, डॉलर का मतलब 5 है, 5 गुणते हज कितना है, हज है 108, तो 108 करेंगे भागित, इसका मतलब 6 है, फिर उसके बाद में प्लस @ का मतलब 23 है, माइनस एंड का मतलब 9 है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले का के पीछे भाग, सबसे पहले का करते हैं, फिर उसके अंदर
क्या करते हैं, फिर उसके अंदर भाग करते हैं, फिर भाग के बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। यहाँ पर का है नहीं तो यहाँ पर भाग करेंगे। 6 कम 6, 4 बचा 6 6 48, 6 48, 18 पंचे 90, 90 और 23 कितना होता है 3, 9 2 11, 113 हो जाएगा। 113 में जैसे यहाँ पर 9 हटेगा 104 बचेगा। ठीक है, 104 बचेगा। 104 ऑप्शन नंबर डी वाला है करेक्ट। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। a@b का अर्थ है ए बी, ए ये है बी की माँ है, ए बी की माँ है। h का मतलब एच बी का मतलब है ए बी की पिता है, बी का पिता है। ये सब रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, एक तरीके का ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। समीकरण दे रखा है पी $Q $R %S। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले $Q का, डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है PQ का मतलब हो जाएगा ए बी को अब PQ के से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ए बी को जो ए बी है यहाँ पर ए बी को PQ से दर्शाया जा रहा है। मेन खेल इसका है ये वाला, ये चिन्ह है। ठीक है, ये वाला चिन्ह किस में है, इस वाले में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे P और Q यानी कि ए बी का पिता है, बी का भाई है, यानी Q का भाई है P। ठीक, Q का भाई कौन है, Q का भाई है P। Q का भाई हो जाएगा आपका P, तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, फिर आ गया उसके बाद में फिर से डॉलर आ गया QR। अब R का भाई है Q, R का भाई है Q, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे Q वाले पे फिर से एक बार। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, परसेंट बोल रहा है। ए बी का परसेंट मतलब S की बहन है A, S की बहन है R, यहाँ पर ये वाला S की बहन है, S की बहन है R। ठीक, माइनस लगा देंगे। अब क्या पूछ रहा, P का यस से क्या संबंध है, P का यस से, यस के बाद यस से या यस से क्या संबंध है, तो से वाला नहीं लिखते हैं, का वाला लिखते हैं, पहले मैंने बताया। ठीक है, तो का के बारे में पूछा जा रहा है। P का यस से क्या संबंध है, P का, तो P का इस क्या है प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसलिए इसका बी करेक्ट है, याद रखो। ठीक है, और भी इस टाइप से क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, खाली हमारे साथ जुड़े रहो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन क्या है, सभी चारपाई का तनिष्कर्ष से क्वेश्चन है। सभी चारपाई होटल है, सभी चारपाई क्या है, होटल है। ठीक, सभी होटल चादर है, सभी होटल चादर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैसे भी कर सकते हैं 150 150 और होटल 150 अप डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखो क्या बनना है, कुछ चारपाई चादर नहीं है, कुछ चारपाई चादर नहीं है, जबकि यहाँ पर कुछ चारपाई चादर हो सकती हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक भाई, सभी हैं तो कुछ भी चारपाई चादर हो सकती है, क्योंकि 150 है, ये 50 है, इधर ही 100 है, अप डाउन हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आपसे लोग बना सकते देख सकते हो, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा पे कुछ चादर चारपाई हैं, कुछ चादर चारपाई, कुछ चादर यहाँ पर कुछ है चारपाई, सही बात है। यहाँ पर ऊपर चला जाएगा क्योंकि 150 150 अप डाउन हो रहा था भाई, होटल 100 है, इधर 50 150 अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ चादर चारपाई है, तो कंप्लीट हो गया। इसको चित्र से भी बना सकते हो, इस तरीके से बनाकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्क्रॉल जब मैं करता हूँ नीचे की ओर तो यहाँ पर हट जाता है चित्र। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक केवल महिलाओं और बच्चों को दर्शाता है। महिलाओं और बच्चों को, कौन सा ऐसा प्रतीक है जो महिला को और बच्चों को दर्शाता हो, पुरुष को नहीं है। ठीक है, महिलाओं को और बच्चों को, यानी कि सर्कल और उल्टा वाला त्रिभुज आता हो उसमें खाली बस। ठीक है, सर्कल आता हो, उल्टा वाला त्रिभुज आता हो, ये चतुर्भुज नहीं आता हो, सर्कल आता हो, ये @ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज नहीं आ रहा उल्टा वाला। ठीक है, सर्कल आता हो, त्रिभुज आता हो, एंड वाला है। ठीक, एंड वाला में आ रहा है, देखो यहाँ पर त्रिभुज वाले में आ रहा है, सर्कल वाले में भी आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दोस्तों क्या क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में 1 2 3 4 से संख्यांकित कौन सी छवि दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अगली छवि कौन सी होगी, किस टाइप से बनेगी पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2
3 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इसको ध्यान से देखोगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये रेखा बनी हुई, एक रेखा खींची, लाइन एक खींची हुई, 2 लाइनें हो गई, 3 लाइनें हो गई, 4 लाइनें हो गई। नेक्स्ट में यहाँ पर 5 लाइनें हो जाएंगी, ठीक। 1 2 3 4 5 लाइनें किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सभी में 5 लाइनें हैं, तो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सर्कल है, सर्कल यहाँ पर ये क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक। फिर क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है सर्कल, ठीक है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, देखो ये आ गया, ठीक। फिर इसके बाद में ऊपर आ जाएगा, देखो ये ऊपर आ जाएगा। फिर तो यहाँ पर सर्कल आ जाएगा, ठीक। सर्कल यहाँ पर किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले में है, चौथे में, ठीक। अब त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज क्या हो रहा है, त्रिभुज भैया एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पर है, ये आ गया नीचे, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आ चुका है, ठीक। फिर उसके बाद में नीचे से आगे आ गया, फिर उसके बाद में ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा इस टाइप से। तो ऐसी आकृति किस में दिख रही है, ऐसी आकृति पहले में भी नहीं, चौथे में। तो चौथा किस ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये भी देख रहे हैं आप सभी को, ठीक है। चौथा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पर कैसी आकृति बनेगी, ये वाला खाली है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए फ्रेंड्स, इसको पूरा करने के लिए ये आप सभी का एक तरीके का तिरछा वाला चतुर्भुज बनना है, सभी को पता है, ठीक है। तो इस टाइप से बनना है। तो इस टाइप से इसको पूरा करने के लिए देखिए आप सभी लोग ऑप्शन भी देख सकते हो, ये ऑप्शन 2 दे रखे, 2 ऑप्शन आ रहा है क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर जूम करने पर जूम वैसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको करने की कोशिश करें। सबसे पहले इसको किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पर कितनी लाइनें यहाँ पर हैं, ये 1 2 3 4, सभी में 4 4 है, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, ठीक। सभी में 4 4 लाइनें हैं। तो इस साइड को 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2, बढ़ते हुए क्रम में, छोटा हुआ, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी लाइन, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले ये ऐसी आकृति बन जाएगी, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ऐसी आकृति किसमें दे रखी, इस वाले में तो 2 गलत हो जाएगी, इस वाले में सभी हैं गलत हो जाएगा। ये वाली छोटी आकृति दे रखी तो ये गलत हो जाएगी। चौथा वाला इसका भी करेक्ट है, देख सकते हो सही से, ठीक है। चौथा वाला इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा वाला किसमें है, डी वाला डी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र को पहचाने। असंगत चित्र इसमें से कौन सा है पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। आई कितने नंबर पे आती है, आई आता है 9 नंबर पे, यल आता है 12 नंबर पे, 12 9 कितना होता है 21 होता है, तो 21 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, याद रखो। पी आता है आपका 16 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, 16 7 कितना होता है 23, 23 में 1 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, तो 24 यहाँ पे दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ पर डब्लू आता है 23 नंबर पे, डब्लू 23 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, 23 10 33 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 34, 34 दे रखा है। यल आता है आपका 12 नंबर पर, सी आता है आपका 3 नंबर पर, 12 3 15 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इन सभी में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, इसमें भी, यहाँ पर भी 1 जुड़ रहा है, बट इसमें क्या टोटल आ रहा है, यहाँ पर 12 है, 9 9 12 21 होता है, 21 ही दे रखा है। तो पहला वाला इसका यहाँ पर असंगत है, याद रखो, पहला वाला पहले में ही है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बनना, दिशा संबंधित एक टाइप का क्वेश्चन है। बाला पश्चिम की ओर मुख करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर दिशा लिख लेते हैं। यहाँ पर होता है ये, इस साइड पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है, इस साइड पूर्व पश्चिम उत्तर होता है, दक्षिण होता है। दिशाएं कुल कितनी होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं, याद रखो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, सॉरी उत्तर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा, इस टाइप से याद रखो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री इतना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका आधा आधा कर दोगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये खाना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी 360 डिग्री टोटल, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और से कर देंगे, ये सब 45 डिग्री का हो जाएगा, देख सकते हो सही से, ये सब 45 डिग्री का हो गया है, ठीक है। बाला पश्चिम की ओर मुख करके आगे बढ़ता है, ये पूरब दिशा, ये इधर पश्चिम दिशा, सभी को पता है। बाला भाई साहब है, क्या करते हैं, ये पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब वहाँ से क्या किया इन्होंने, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आगे बढ़ता है, अब वह 45 डिग्री बाएं घूमता है, राइट इधर होता है, लेफ्ट यानी बायां इधर नीचे की ओर, 45 डिग्री इस साइड आ जाएगा, ठीक। 45 डिग्री
इस साइड आ जाएगा। ये दिशा कौन सी है पूछा जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ये दिशा पूछी जा रही है, ये दिशा। तो ये दिशा देख सकते हैं यहाँ पर, ये दक्षिण है, ये यहाँ पर पश्चिम है, यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर ए वाला है राइट, दक्षिण पश्चिम विकल्प ए करेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, यदि प्लस का अभिप्राय यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस का अभिप्राय यहाँ पर प्लस है, भाग का अभिप्राय गुणा है और गुणा का अभिप्राय भाग है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन देख रखी है, इसको सॉल्व करना है आप सभी को। क्या इक्वेशन है, 18 गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ यहाँ पर दे रखा है भाग, ठीक, 18 भागित 3 अब भागित 4, भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है यहाँ पर देख सकते हो, भाग का अर्थ है यहाँ पर गुणा, गुणते 4, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस 5, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 3, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले का के पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ, ठीक। सबसे पहले का होता है, फिर उसके बाद में भाग होता है, फिर उसके बाद में गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाओ होता है। 3 छौक 18, 6 चौक 24, 5 29, 29 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 26, ठीक है भाई। 24 5 29 हो जाता है, 29 में 3 जाएगा, जैसे यहाँ पर बचेगा 26, 26 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए यहाँ पर देख सकते हो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के पेपर में। इससे पहले मैंने रीजनिंग का जो वीडियो बनाया उसमें घड़ी वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। 4:45 बजे घंटे की जो घड़ी है, मतलब कि 4:45 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, 11/2 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा, ठीक। ये होता है फार्मूला, याद रखो आप लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 11/2 इंटू मिनट कितना 45 मिनट, तो 45 से गुणा करेंगे, माइनस 60 इंटू घंटा कितना 4, तो 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। इधर कितना 11 × 5 = 55 के 5, 11 चौक 44, 5 49, 495 240, 495 से जैसे ही 240 घटाएंगे यहाँ पर कितना बचेगा, और 2 से डिवाइड भी लगाना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वाला 2, ठीक है। 240 जैसे ही घटाएंगे यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। 255/2 करेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 127.5 किस ऑप्शन में, 127.5 ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, ठीक है। कंप्लीट हुआ ये भी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से देखिएगा, लगातार देखिएगा, कई वीडियोज़ देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, श्रेणी वाला क्वेश्चन है, श्रेणी को पूरा करें। यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर दे रखा है 2 3 6 15 42। श्रेणी वाले क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर ढूंढ लेते हैं, अंतर कितने का, 1 बढ़ रहा है 3 9, यहाँ पर कितना अंतर 27, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 1 का एक तरीके का क्या है, यहाँ पर ये 1 3 9 27, यहाँ पर फिर उसके बाद में अंतर देख सकते हो 2 का है, 6 का है, यहाँ पर 18 का है, बट ये वाला नहीं हो रहा है, दूसरा तरीका इसमें लगाएंगे। यहाँ पर 1 3 9 27, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 से गुणा हो गया, यहाँ पर ये तरीका बनना है। यहाँ पर 1 × 3, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 27 × 3 81 आएगा, 81 इसमें जैसे ही जोड़ेंगे, ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 123 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कंप्लीट हो गया ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। कल मैंने एक रीजनिंग का वीडियो डाला था, उसको नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने जल प्रतिबिंब क्वेश्चन लिया था, कैलेंडर क्वेश्चन लिया था, घड़ी वाला क्वेश्चन लिया था, सभी क्वेश्चन लिए थे, तो उसको जरूर देखें इससे पहले, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। ये चित्र दे रखा है, इसका जल प्रतिबिंब आप सभी को निकालना। जल प्रतिबिंब क्या करते हैं, नीचे से दे रखा होता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी करके या यमन करके कुछ दे रखा होता है, इसको पलटना होता है ऊपर की ओर अपोजिट, ठीक है। पी को पलटेंगे, पी कैसा पलटेगा, पी ऐसा पलट जाएगा, ठीक। ऐसा किस में दे रखा है, ऐसा पी, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, सी और बी वाले में ये है, ठीक है। फिर उसके अंदर वी किस कैसा पलटेगा, यहाँ पर ये फिर डी देख सकते हो, डी तो सेम ही रहेगा,
इसका 3 देख सकते हो, 3 भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर ये उल्टा कर दिया, ये 2 पहले ही कट चुके थे ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो है उल्टा कर दिया, तो राइट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बनना। दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। टहलना, रेंगना, गति, ठीक है। तो चलिए करिए इसको, टहलना, रेंगना, गति। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति हो जाएगी, ये टोटल गति के अंतर्गत आ जाता है रेंगना, रेंगना के अंतर्गत उसी में रहेगा, गति में क्या रहेगा, टहलना भी रहेगा, क्योंकि ये रेंगना और टहलना अलग अलग बात है, ठीक है। बट ये दोनों है क्या, गति ही कर रहे हैं। तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर हमको बी वाले में दिख रही, तो राइट आंसर इसका क्या है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है ना, त्रिभुज से भी क्वेश्चन मैंने जो पिछला वीडियो रीजनिंग अपलोड किया उसमें त्रिभुज वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई कितने हैं, देख सकते हो विकल्प भी दिए रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या का इस पूछी जा रही है यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कल बताया था वीडियोज में, यहाँ पर जो इस टाइप से दे रखा हो तो यहाँ पर इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से जो दे रखा हो तो इसमें 16 त्रिभुज होते हैं। इस टाइप से तो दे रखा हो 1 सेकेंड, इसमें यहाँ पर 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक। याद रखो, ये आकृतियाँ ध्यान से देखते रहो, ठीक है। याद रखो, माइंड में छाप लो इन लोगों को। अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये बाहर वाले त्रिभुज हो गए 4, ठीक। 4 ये हो गए। यहाँ पर देख सकते हो ये बना हुआ है ऐसा, ठीक। ये आकृति, इसमें 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसमें, 8 ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे, 8 8 16, 16 4 20, टोटल 20 त्रिभुज गिन चुका हूँ। आप कितने त्रिभुज बचे हुए हैं, 20 के बाद 1 देख सकते हो, ये हो जाएगा 20 1 21, ठीक, 21 हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक ये देख सकते हो 21 1 22, ठीक। टोटल यहाँ पर 22 त्रिभुज हो जाएंगे, याद रखो आप लोग, ठीक। 22 त्रिभुज के अलावा 24 त्रिभुज नहीं बनेंगे, 12 नहीं है, 16 नहीं है, ठीक है। तो 22 त्रिभुज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए मैथ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने ले लिया इस क्वेश्चन को, आप सभी लोगों के लिए जो बेसिक बच्चे, बेसिक बहुत ही कम उनको समझ में आता है मैथ हो चाहे रीजनिंग, उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 603% है, अब 603% हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 0 घटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आगे जाएगा, ठीक है। 6.03 किस ऑप्शन में है, 6.03 विकल्प बी में है, ठीक। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। ये ऑफर धमाका है आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में हंटर को ये लिखा जा रहा है, उसी कोड किया जाता है, लिखा जाता है कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में मैनेज को किस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सिंपल है, कुछ करना नहीं, इसी से बनाकर ये बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर HU है तो UH कर दिया है, फिर NT सेम रखा है तो ER है तो RE कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको भी कर सकते हो। बताना है, 4 विकल्प दे रखे, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है और एक समूह में बनाते हैं, या फिर समूह में आते हैं, या फिर समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देख रखा है NOPHF, यहाँ पर देख सकते हो ये सभी क्या है, ये सभी व्यंजन है NPHF, जबकि O क्या है, स्वर है, ठीक है। O वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखो ऑप्शन नंबर C। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दिशा से संबंधित क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। सबसे पहले दिशा लिख लो, यहाँ पर पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर कैसा चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, एक आदमी है, ठीक है। 5 किलोमीटर कैसे चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, एक आदमी 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर उसके बाद में क्या किया उसने, बाएं मुड़ा, बाएं इस साइड मुड़ गया, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चल गया। फिर वहाँ से क्या किया, बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर फिर चला है, 5 किलोमीटर फिर चला है। फिर उसके बाद में अपने घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। घर पहुँचने के लिए ये दिशा, इस साइड कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है, याद रखो ऑप्शन नंबर
डी वाले करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन बनाओगे तो हो जाएगा यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे लोग प्लेलिस्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, तभी एग्जाम में सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, हिंदी वर्ड के क्वेश्चन आज पे यहाँ पर 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, ठीक है। लास्ट में हिंदी वर्ड वाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या रा लावा होता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा होते हैं। छत्र ज्ञा स्रा ये दोस्तों क्या होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। छत्र ज्ञा स्रा संयुक्त व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन पूछा गया तो या रा लावा होता है, याद रखिएगा। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 और 12 पर यति होती है, दोस्तों वो गीतिका होता है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 26 मात्राएं होती है गीतिका में। हरि गीतिका में दोस्तों 28 मात्राएं होती हैं। सोरठा में दोस्तों यहाँ पर पहले और तीसरे में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती है। दूसरे चौथे में दोस्तों यहाँ पर 13-13 मात्राएं होती है सोरठा में। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब लोग याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, ठीक है। गलत विलोम शब्द इसमें से पूछा जा रहा है, आपसे गलत कौन सा विलोम शब्द है। शाश्वत और सदैव, घात प्रतिघात, प्रसारण और संकुचन, बताइए फटाफट। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। शाश्वत का सदैव नहीं होता है दोस्तों, शाश्वत का होता है नश्वर, और सभी सही है। घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, देखिएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अच्युत, अटूट, अटल या फिर अधेय, बताइए फटाफट। दोस्तों इसको बोलते हैं अच्युत, ठीक है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत, ठीक है, याद रखना है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ठीक है। टूटने वाले को बोलते हैं अटूट। जो अपनी बात से ना टले उसको बोलते हैं अटल, ठीक है दोस्तों। जो दिया ना जा सके उसको बोलते हैं अधेय, ठीक है। जो अपने स्थान व स्थिति से अलग ना उसको बोलते हैं अच्युत, याद रखना है। ए करेक्ट है इसका। क्या करेक्ट है दोस्तों, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, जीने की इच्छा मतलब कि जिजीविषा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जीने की इच्छा मतलब कि जिजीविषा होता है, याद रखिएगा। जो जानने को उत्सुक हो उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। जो जानने को उत्सुक हो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसको क्या बोलते हैं, जिगीसु बोलते हैं। जो प्यासा हो या फिर पीने का इच्छुक हो उसको बोलते हैं पिपासु। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद पूछा गया आपसे भी से। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद पूछा गया, क्या हो जाएगा दोस्तों संख्या गमन का सही संधि विच्छेद। दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सखी प्लस आगमन, संख्या आगमन, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। यदि प्लस अपि यद्यपि होता है, ठीक है। और प्रति प्लस एक प्रत्येक होता है। प्रभु प्लस ऐसड़ा प्रभु ऐसड़ा होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। संख्यागमन का होता है संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूछ लीजिएगा संधि कौन सी है, दोस्तों इसमें यण स्वर संधि है, याद रखिएगा। यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि को पहचानते कैसे हैं, या रा ला जो होते हैं, या रा ला से पहले कटे अक्षर होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण व्यंजन हो तो वही दोस्तों यण संधि हो जाती है, ठीक है। यण स्वर संधि इसमें संख्यागमन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। जब किसी सामान्य बात को विशेष बात से तथा विशेष बात को सामान्य बात का समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पूछा गया आप सभी से, बताओ फटाफट। दोस्तों वहां पर होता है अर्थांतर न्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अर्थांतर न्यास होता है अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार होता है वहां पर, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पूछा गया आप सभी से। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है पूछा जा रहा है आप सभी से, बताओ फटाफट। देखिए कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। आप माता पिता पूजनीय है, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए पूजनीय, पूजनीय नहीं, पूज्य हो जाएगा तब तो ठीक है, वो पूज्य हो जाएगा तब तो ठीक है। पूजनीय जब भी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ना कि पूजनीय। करेक्ट आंसर है इसका बी वाला।
छायादार शब्द किस का उदाहरण है दोस्तों? तत्सम है, विदेशज है, देशज है या फिर संकर है? बताइए फटाफट आप सभी लोग, छायादार किस तरह का एक उदाहरण है? दोस्तों ये संकर शब्द है, याद रखिएगा। छायादार जो है ये संकर शब्द है, ठीक है। दो भिन्न जो स्रोत होते हैं या फिर दो भिन्न जो गाइस अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, उनसे मिलकर जो नया शब्द बनता है उसको संकर बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रेलगाड़ी, रेल हो जाता है आपका अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हो जाता है आपका हिंदी शब्द, ठीक है। जैसे कि सीलबंद, सील हो जाएगा आपका अंग्रेजी शब्द और बंद हो जाएगा आपका फारसी शब्द। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। ये संकर शब्द है, इसमें याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? भाववाचक किसमें है दोस्तों? कौन से ऑप्शन में सभी भाववाचक संज्ञा है? बताइएगा फटाफट आप सभी लोग। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, रसीला। रसीला है, भाववाचक संज्ञा है। भाव बताया जा रहा है उसका कैसा है? रसीला है। कड़वाहट भाव बताया जाए, बुढ़ापा कैसा है? भाव बताया जाए, उन्नति भाव है, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे लोककृतियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोककृति का चयन करिएगा। आगे नात न पीछे पगा, बंधनहीन होना, तीन तेरे होना, संगठित होना, या फिर एक टकसाल के ढले, एक सब एक जैसे, या फिर आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट है इसका, ठीक है। तीन तेरे होना यानी कि इधर उधर हो जाना, तितर बितर हो जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। जबकि अस्त व्यस्त हो जाना इसका मतलब होता है। जबकि यहाँ पर क्या बोला इसने? संगठित होना। यही इसका क्या है? इनकरेक्ट, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। आगे नात ना पीछे पगा मतलब कि बंधनहीन, बंधन में नहीं है, बंधनहीन है वो, ठीक है। एक टकसाल के ढले यानी कि एक जैसे होना, आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान, मूर्ख है लेकिन धनवान है वो, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया आप सभी से। गूलर का फूल होना, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या फिर सुगंधित होना। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है, दुर्लभ वस्तु होती है, याद रखिए। गूलर का फूल होना है मतलब कि दुर्लभ वस्तु, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार कौन सा है? बताइए आप सभी लोग, कारक का प्रकार कौन सा है? सबसे पहले कारक जान लीजिए। 8 प्रकार के दोस्तों कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का अर्थ, अपादान से या फिर अलग होने का अर्थ, संबंध, काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पर और अधिकरण में पर, और फिर उसका एक और होता है संबोधन। संबोधन में आ जाएगा दोस्तों आप सभी का ओ, हाय, छी, अरे, ये सभी आ जाता है आपका संबोधन में, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के होते हैं कारक, याद रखिएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, किसी के द्वारा कपड़े खरीदे गए, ठीक है दोस्तों। संप्रदान आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? कर्ता ने, तो ये तो नहीं आएगा। कर्म को, कर्म तो है नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, ये आएगा क्या? बताओ आपसे लोग, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, ये भी नहीं आएगा। संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ, ये तो अलग हो नहीं रहा, संप्रदान आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या फिर के लिए, देखिए यहाँ पर के लिए आ रहा है, ठीक है। संप्रदान को या फिर के लिए, करेक्ट आंसर है सी वाला। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? बताइए फटाफट। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव? बताइए फटाफट यहाँ पर दोस्तों। इसका करेक्ट है डी वाला, स्थायी भाव को, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थायी भाव को, ठीक है, याद रखिएगा। सी करेक्ट है। तिरंगा में कौन सा समास है? आप सभी लोग बताओ, तिरंगा में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जिसमें भी नंबर्स आए, यानी कि नंबर आए जैसे कि 3, 4, 5, त्रिफला, चतुर्भुज, ये सभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? ये सभी द्विगु समास होते हैं, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखिएगा। पूर्व पद दोस्तों इसमें क्या होता है? संख्यावाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्व पद इसमें संख्यावाची होता है। द्विगु समास का एक उदाहरण है तिरंगा, याद रखिएगा। अभ्यंतर का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? अभियंतर। अभ्यंतर है, अभ्यंतर का संधि विच्छेद करोगे तो अभि प्लस अंतर आएगा, ठीक है। हालांकि इसमें अर्थ पूछा गया, सही अर्थ। अभ्यंतर का सही अर्थ होता है दोस्तों किसी वस्तु का भीतरी भाग होता है, ठीक है। इसका डी करेक्ट है, याद रखिएगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बताओ फटाफट आप सभी लोग।
सी करेक्ट है, वाराणसी। वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करें। समूहार्थक, समूह कौन सा इसमें दिख रहा है? स्तवक, पुरुष, गमला या फिर गुलाब? बताओ फटाफट। समूहार्थक दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्तवक। इसका दोस्तों अर्थ होता है फूलों का गुच्छा या फिर गुलदस्ता बोल सकते हो, ठीक है। स्तवक होता है, समूहार्थक शब्द होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है निराला के साथ, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों और भी है, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांद काकली, अप्सरा, भाग्यवती, चोटी की पकड़ या फिर लिली, और भी बोल सकते हो दोस्तों सुकुल की बीवी, ठीक। ये सभी दोस्तों इनकी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिसमें एक जूही की कली भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दोस्तों यहाँ पर मिश्र वाक्य है? सबसे पहले जान लीजिए वाक्य दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य में बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस पूछा जाता है, सिंपल सा सेंटेंस होता है पहचानने के लिए। मिश्र वाक्य में दोस्तों जो कि, जब, तब, जैसे, तैसे की, मतलब कि जो किया या फिर खाली किया है, ठीक है। तो ये सभी मिश्र वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य में दोस्तों क्या होता है? और, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, ये सभी दोस्तों संयुक्त वाक्य में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य पूछा गया है जो कि, जब, तब, जैसे, तैसे कहाँ दिख रहा है? किस ऑप्शन में? प्रातःकाल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। यहाँ पर तो सरल वाक्य लग रहा है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी सरल वाक्य लग रहा है। ये दोस्तों यहाँ पर देखो और है, ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों। मिश्र वाक्य दोस्तों ये है, जो आ गया, जो, जब, तब, जैसे, तैसे, ये सभी है, ठीक है। जो सो भी आ जाए। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। करेक्ट आंसर दोस्तों सी वाला है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुद और अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? अम्बुद का मतलब क्या होता है? अम्बुज का मतलब क्या होता है? दोनों बताइएगा आपसे लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल। कमल बादल किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। ए वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए फटाफट दोस्तों। करेक्ट है, जैसे कि माता पिता लिख दो, माता पिता, ठीक है। भाई बहन लिख दो, ठीक है। और भी बहुत चीजें होती है, बहुत होता है, जैसे कि धन दौलत लिख दो, कपड़ा लत्ता लिख दो, मान मर्यादा लिख दो, ठीक। बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत सी ऐसी मीनिंग्स होती है जिसमें बीच में क्या दोस्तों होता है? पुनरुक्ति जो होती है उसके बीच में विराम चिन्ह होता है, वो होता है योजक चिन्ह, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा योजक चिन्ह। कोष्ठक दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे करके भी होता है, ठीक है दोस्तों। अर्धविराम दोस्तों ये होता है अर्धविराम, ये अर्धविराम होता है। अल्प विराम दोस्तों खाली एक ऐसा होता है, नीचे लगा होता है ऐसा, वैसे अल्प विराम है, याद रखिएगा। पूर्ण विराम दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है, याद रखिए। प्रश्नवाचक दोस्तों पता ही है सभी लोगों को, ठीक है। ये विराम से संबंधित क्वेश्चन आपसे लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया नहीं है इसमें से। पत्थर का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? बताइए फटाफट। पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है? पाहन होता है, पाषाण होता है, उपल होता है, उरंग नहीं होता दोस्तों। उरंग आपका सांप का होता है पर्यायवाची, याद रखिएगा, ठीक है। सांप के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, पनंग, सांप, सारंग इत्यादि, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? 1 और 6 नंबर पहले और अंतिम होंगे, याद रखिएगा। 1 पहला होगा और 6 अंतिम होगा। देखो ध्यान से देख लो, फिर 11 लावा आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर? ध्यान से देखो, सबसे पहले पढ़ो आप सभी लोग। आप सबको धोखा दे सकते हो, पर यहाँ पर डी वाला करेक्ट है, मुझे पता है, ठीक। आप सभी को ऑप्शन सही चेक करने होंगे, याद रखिएगा। आप सभी को धोखा दे सकते हो पर, आप सभी को धोखा दे सकते हो पर, अब आएगा रा आएगा, ठीक है, रा। आप सभी को धोखा दे सकते हो, आप सभी को धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं, ला आएगा फिर। अब खुद को नहीं दे सकते हो, आप खुद को, यह आएगा फिर।
खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। कितनी अच्छी बात कही है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। इसी तरीके से किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। देखिए दोस्तों, अव्यय किसे बोलते हैं, अविकारी को बोलते हैं जिसका खंडन ना किया जा सके, ठीक दोस्तों, जिसको तोड़ नहीं सकते हो, जैसे कि जल, कल, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सभी तोड़ सकते नहीं। जैसे कान को तोड़ो, का और ना कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, का और ना कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं होते, ये अविकारी इनको बोलते हैं, यानी कि अव्यय, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों इसमें से बताइएगा फटाफट। परिमाणवाचक आप सभी से पूछा गया, परिमाण तो सभी लोग जानते हो ना, तो करेक्ट आंसर इसका अत्यंत है, ठीक है, याद रखिएगा, अत्यंत है, याद रखिएगा। और भी होते हैं परिमाणवाचक, जैसे बहुत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि, ठीक है। रीतिवाचक दोस्तों कौन कौन से होते हैं, रीतिवाचक में होता है ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए, बहुत सारे होते हैं, ठीक। कालवाचक होता है जैसे रात भर, आज, कल, हर बार, प्रतिदिन, ठीक है। स्थानवाचक होते हैं यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, याद रखिएगा, ये सभी स्थानवाचक होते हैं। तो मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, और भी ऐसे टेस्ट चाहते हैं तो, ठीक है।